हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं ऑसिलेशन का, और इसमें पहला जो पार्ट है थ्योरी का, आई होप वो आप देख चुके होंगे। और उस थ्योरी में हमने जो आपको पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे जो सीरीज़ है जिसमें हम 20 डेज़ में जो भी आपके जेईई मेंस के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। डेली 2 वीडियोस आते हैं, एक वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, दूसरे वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है, उसके एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है आपको, और उसका इनिशियल पोजीशन बता रखा है कि वो a/2 पर है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल हमने बनाया, और उस सर्कल में हम सारी बातें जानते हैं कि यदि एसएचएम करता हुआ पार्टिकल यानी कि चंदू की जो शैडो है वो x इज इक्वल टू a/2 पर है, यानी कि चंदू की शैडो जो है वो यहाँ पर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से वो a/2 के बराबर है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये जो शैडो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब मीन पोजीशन की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो चंदू कहाँ रहा होगा, हम इस बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से कि चंदू यहाँ पर रहा होगा। चंदू यहाँ पर रहा होगा t बराबर 0 पर। आपसे पूछा गया है कि फेज बताइए इस इंस्टेंट पर कितना होगा। तो t बराबर 0 पे जो ऑब्जेक्ट का फेज होता है, पार्टिकल का फेज होता है, उसे इनिशियल फेज कहा जाता है। तो हम बता सकते हैं कि फेज कितना रहा होगा इनिशियली। फेज का मतलब है बेसिकली कि आप इस रेफरेंस लाइन से एंगल बता दीजिए कितना है। तो ये वाला एंगल जो है हमें टोटल कैलकुलेट करना है, थीटा के बराबर कितना एंगल है ये। ठीक है, पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताना है। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा के बराबर है। ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो a के बराबर है। आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं बड़ी आसानी से, यदि a/2 है, ये आपके पास a है, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री के बराबर। तो आपके पास ये एंगल पूरा थीटा मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 + 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर 5π/6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लीजिए, इसे पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें एक पार्टिकल दिया हुआ है कि एक पार्टिकल x इज इक्वल टू a पोजीशन पर है, t इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू -a/2 पर है, यानी कि यहां पर दूसरा पार्टिकल ये SHM कर रहे हैं, यानी कि हमने जो पार्टिकल्स जो चंदू 1 और चंदू 2 जो हैं उनको यहाँ पे लोकेट कर लिया है। चंदू 1 चंदू 2 यहाँ पे होगा, उसकी शैडो यहाँ पे है, x इज इक्वल टू -a/2 पे। चंदू नंबर 1 यहाँ पर है, उसकी शैडो यहीं पर है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये ऊपर जा रही है शैडो, ये वाली शैडो जो है नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये वाला चंदू इधर जा रहा है, ये वाला चंदू इधर जा रहा है। दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना है कि कितने समय के बाद ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो ये जो यदि एंगल, ये जो डिस्टेंस है यदि a/2 के बराबर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a के बराबर है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कितना होगा। ठीक, सिंपल है। ये a है, ये a/2 है, तो ये किसके बराबर होगा 60 के बराबर। ये 60 डिग्री के बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 के बराबर, और ये वाला एंगल कितना होगा 90 के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि चंदू नंबर 2 के रेस्पेक्ट में चंदू नंबर 1 को इतना एंगल कवर करना है। रिलेटिव सर्कुलर मोशन यहां पे मैं लगाने वाला हूं, तो टाइम जो मीटिंग का टाइम होगा बेटा वो कितना होगा आपके पास थीटा रिलेटिव डिवाइडेड बाय ओमेगा रिलेटिव। इस पार्टिकल को, इस चंदू के पास पहुंचने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको लिख देंगे इसको 2π/3, और दोनों ओमेगा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास ओमेगा रिलेटिव मिल जाएगा 2 ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा π/3 ओमेगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा π/3 टाइम्स 2π/T, और यहाँ से पाई से पाई गया, आपको मिल जाएगा t/6। तो t/6 टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है,
और वो इनिशियली रेस्ट पर है, तो इनिशियली रेस्ट पर है इसका मतलब वो कहाँ पर होगा, वो होगा कहीं एक्सट्रीम पोजीशन पर। मैंने मान लिया कि पार्टिकल यहाँ पे अपना मोशन स्टार्ट करता है। पार्टिकल टाउ सेकंड्स के बाद कहीं और पहुँच जाता है, तो मैं मानता हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, तो t इक्वल्स टू टाउ टाइम के बाद मैंने मान लिया कि पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है। सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि चंदू की बात कर रहा हूँ अभी मैं उसकी इमेज की बात करी, उसकी शेडो की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल उसने जो ट्रेवल किया होगा उसको थीटा के बराबर कह सकते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओमेगा इंटू टाउ के बराबर। उसके बाद टाउ सेकंड्स जब और बीत जाते हैं, टोटल टाइम टेकन 2 टाउ हो जाता है, तो उतना ही एंगल वो और चल लिया होगा, तो पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो मैं t इक्वल्स टू टाउ के करस्पॉन्डिंग शेडो बता सकता हूं, कहां पर होगी शेडो, यहां पर रही होगी, और t इक्वल्स टू 2 टाउ के करस्पॉन्डिंग शेडो बता सकता हूं कहां रही होगी, यहां पर रही होगी। तो पहले t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू टाउ में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो a के बराबर है, और t इक्वल्स टू टाउ से t इक्वल्स टू 2 टाउ में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो 2a के बराबर है। तो मैं मीन पोजीशन से इन पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल पहले मीन पोजीशन से कितना दूर था, a माइनस a के बराबर, और बाद में पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूर है, a माइनस 3a के बराबर। तो मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल्स टू 2 टाउ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने पार्टिकल का निकाल दिया मीन पोजीशन से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से निकाले जाते हैं। तो लिख सकता हूँ एट t इक्वल्स टू 0 या फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू टाउ, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो आ जाता है आपके पास a माइनस a, और t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 टाउ, जो पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, a माइनस 3a के बराबर। और हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि इस वर्टिकल लाइन पर जो आपका प्रोजेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस t इक्वल्स टू टाउ पे यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं तो कितना आपको मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल लाइन पर लेना है, यानी हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस a है, ये एंगल है थीटा, तो a cos थीटा जिसको हम ओमेगा टाउ कह सकते हैं इज इक्वल टू a माइनस a, इक्वेशन नंबर 1। और आपके पास मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लूँगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा a cos 2 टाइम्स थीटा 2 टाइम्स ओमेगा टाउ इज इक्वल टू a माइनस 3a, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल सकती है, और सही से करेंगे तो नहीं भी मिलेगी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको a और a में रिलेशन आपस में पता चल जाएगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसमें दिया है कि एक पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो पार्टिकल को बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से उसको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे है, पार्टिकल यहाँ पर है, चंदू यहाँ पर है, और इसकी परछाई कहाँ पर है, परछाई यहाँ पर है। परछाई a/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, a/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है परछाई, मैंने मान लिया S2 बन जाती है। तो चंदू कहाँ पहुँच गया होगा, चंदू पहुँच चुका होगा यहाँ पर। तो चंदू के लिए टाइम कैलकुलेट करना आसान है, परछाई के लिए टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं चंदू के लिए ही कैलकुलेट कर लेता हूँ टाइम। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, कितना एंगल चल लिया, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये a/2 है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री के बराबर, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि चंदू जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया, 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लिया है। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, थीटा कितना है π/6 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाय कैपिटल T। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा बेटा T/12, T/12 विल बी द टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू a/2। ठीक है,
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर SHM होता है। ठीक बात है, वर्टिकल पे भी SHM होता है, हॉरिजॉन्टल पे भी SHM होता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये पार्टिकल N से A तक पहुंच जाता है, यहां से लेके यहां तक सर्कुलर मोशन करता हुआ पहुंच जाता है और टाइम लगता है उसको 0.1 सेकेंड, एंगल चल लेता है 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा सकता हूँ T इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा। तो मैं ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। सो पाई बाय 6 एंगल वो ट्रेवल किया है 0.1 सेकेंड में, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई बाय 0.6 रेडियन पर सेकेंड। अब कहा गया है कि ये जो पार्टिकल है इसके लिए फोर्स पर यूनिट मास निकालना है। फोर्स पर यूनिट मास का मतलब है F अपॉन m, यानी कि एक्सेलरेशन पूछा गया है। और SHM में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। तो आपसे पूछा गया है किस पोजीशन पर, या आपसे पूछा गया है यहाँ पर m पर। m का मतलब है कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ चुका है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, माइनस a के बराबर है। वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर a। ओमेगा की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 0.36 मीटर के बराबर आ जाएगा 0.36। तो सॉल्व कर लेंगे, पाई स्क्वायर को 10 के बराबर पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है और जब वो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2a/3 पहुंचता है, उसकी स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाता है। आपको बताना है नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। पार्टिकल ऐसे जा रहा है अपने रास्ते, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2a/3। तो पहले आप स्पीड निकाल लीजिए, इसकी स्पीड कितनी है, उसके बाद इसको ट्रिपल करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप रखेंगे यहाँ पे वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9, तो बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 5/3 a ओमेगा। ये आपके पास v की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाता है, स्पीड को ट्रिपल कर देते हैं इसी पोजीशन पर। तो मैं ये लिख सकता हूं दैट v डैश इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a डैश स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि स्पीड को चेंज करने से एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं होगा। ओमेगा चेंज नहीं होगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड ही चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप नई स्पीड रख दीजिए, कितनी आ जाएगी आपके पास 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5/3 a ओमेगा, पुराना एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक ऑसिलेटर है और वो अपनी मीन पोजीशन में रेस्ट पे रहता है। ऑसिलेटर मीन पोजीशन में रेस्ट पर है। अच्छा ठीक है, एक पार्टिकल ये रेस्ट पे है, एक पार्टिकल इससे स्ट्राइक करता है और चिपक जाता है, स्पीड u से आता है। एक पार्टिकल स्मॉल m मास का आता है जब ये मीन पोजीशन पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है रेस्ट पे। तो एक पार्टिकल आता है, इससे चिपक जाता है, पार्टिकल की स्पीड है u। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम बिफोर कोलिजन कंडीशन ये है और आफ्टर कोलिजन जब ये पार्टिकल इससे चिपक जाएगा तो इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है, तो मैंने मान लिया कि स्पीड हो जाती है v के बराबर। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ कि पहले पार्टिकल के पहले सिस्टम का मोमेंटम है स्मॉल m इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू, बाद में दोनों चिपक जाते हैं और स्पीड v से चलने लगते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे v इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू। ये तो स्पीड आई है पहले कोलिजन के बाद जब सिर्फ एक पार्टिकल इससे चिपका था। अब ऑसिलेटर के साथ क्या है, उसको तो इस पोजीशन पर आके रेस्ट पे ही आना है। ठीक, इसमें बहुत सारी डैम्पिंग हो सकती हैं, तो ये ओवरऑल रेस्ट पर ही आएगा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो जब ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोलिजन जब होंगे तब आपको बताना है कि नया एम्पलीट्यूड कितना होगा। नया एम्पलीट्यूड आपको बताना है कितना होगा, क्वेश्चन में न्यू एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो जब 13वां पार्टिकल जब इससे टकरा रहा होगा
जब इससे 13वां पार्टिकल टकरा रहा होगा तो इसका मतलब 12 पार्टिकल्स इसमें ऑलरेडी चिपक चुके होंगे, तो इसका मास ऑलरेडी रहा होगा कैपिटल M प्लस 12 स्मॉल m, और ये रेस्ट पर रहा होगा। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है। और आफ्टर कोलिजन जो है कंडीशन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैपिटल M प्लस 13m जो है वो ये मूव कर रहा होगा विथ कॉमन वेलोसिटी vc के बराबर। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल m इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 13 इंटू m इंटू कॉमन वेलोसिटी vc। तो आपको यहाँ से vc मिल जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 13 स्मॉल m इंटू यू। ये आपको कॉमन वेलोसिटी मिल जाती है। अब वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ होगा। वेलोसिटी से एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मैं वही रिलेशन लगाने वाला हूँ v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। ठीक, तो यहाँ पे आप स्पीड लिख दीजिए कितनी हो चुकी है, स्पीड कितनी हो चुकी है इसकी, स्मॉल m u डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 13 स्मॉल m इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ k बाय m, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इस बॉडी का जो स्प्रिंग से झूल रही है, कैपिटल M प्लस 13 स्मॉल m इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, इसका नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ये मीन पोजीशन पर हैं तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वैल्यू से ये अंडर रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाता है a इज इक्वल टू स्मॉल m u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k इंटू अंडर रूट ऑफ m प्लस 13 स्मॉल m। वैल्यू सारी आपको दी हुई हैं, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू सारी वहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है और उसको 5/8 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने हैं, तो उसको कितना समय लगेगा। 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट करने का मतलब क्या है, देखिए 5/8 को आप ऐसे लिख लीजिए, 5/8 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो यू कैन राइट इट एज 2.5/4, यानी कि हम एक ऑसिलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर ही सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ये 1/4 क्वार्टर है, ये क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर से एक कंप्लीट ऑसिलेशन बन जाता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो 2.5 क्वार्टर हमें लेने हैं, 2.5 क्वार्टर चलने में कितना समय लगेगा। 2.5 क्वार्टर, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वार्टर नापना। ये पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और ये 2.5वां क्वार्टर। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो भाई ये टोटल, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 180, तो 180 180 प्लस 45 कितना हो गया आपके पास, क्या जाएगा आपके पास 180 प्लस 45 225। ठीक है, 225 डिग्री हमें मूव करना है। इसको आप रेडियन में बदल लीजिए, रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, आपको ये मिलेगा 2π/360। तो आपको टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम आप निकाल देंगे, टाइम इज इक्वल्स टू θ/ω। थीटा कितना है 225 इंटू 2π/360 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा को लिख दीजिए 2π/T। आपको आंसर मिल जाएगा कैपिटल T की वैल्यू। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर है, और यूनिफॉर्म वायर कुछ इस तरीके से एक यूनिफॉर्म वायर है, इसके ऊपर मास लगा हुआ है, इसका कुछ टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है m, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कुछ होगा। टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2π√L/g, 2π√L/g इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। जब इस पेंडुलम के ऊपर एक एक्स्ट्रा वेट लगा दिया जाता है, m, कैपिटल M मास एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, तो क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब जो है एक्स्ट्रा मास m हमने लगा दिया, तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है Tm इज इक्वल टू 2π√L'/g। इसलिए चेंज हुआ होगा बिकॉज लेंथ चेंज हो चुकी है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि क्या बताना है,
द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, वाई इज वाई देन 1/y, यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो पहले आप क्या करिए, यहाँ पे L डैश की वैल्यू निकालिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मास दिस द रॉड हैज एक्सटेंडेड बाय सम अमाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L, कैसे निकाल सकते हैं कि द डेल्टा L अपॉन L और F अपॉन A किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डेल्टा L कितना हो जाएगा बेटा, FL अपॉन AY हो जाएगा। तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, पुरानी लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, तो आपको ये मिल जाता है L प्लस FL अपॉन AY, FL अपॉन AY, ये आपको नई लेंथ मिल जाती है L डैश। ये L डैश की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इस L डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करना और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना आपस में, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कि एक सिंपल पेंडुलम है और जिस सिंपल पेंडुलम जिससे बंधा हुआ है, जिस सपोर्ट से बंधा हुआ है, उस सपोर्ट को ही ऑसिलेट करवाया जाता है। तो यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का जो ये सपोर्ट है इसको ऑसिलेट करवाया जा रहा है। कुछ डेटा आपको दिया है, एम्पलीट्यूड आपको दिया है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो आपको ये बताना है कि रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 बाय ओमेगा और सिंपल पेंडुलम के लिए आप लिख सकते हैं 2 √L/g। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है √g/L और इसको लिख सकते हैं g/L रेज टू द पावर हाफ। तो मैं डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा एरर वाले रिलेशन से ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा g/g। और क्योंकि लेंथ में तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि लेंथ का मतलब है कि जहाँ से वो हिंज है वहाँ से सबसे लोएस्ट पॉइंट तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो चेंज नहीं हुई है, हिंज से यहाँ दूरी नहीं हुई है, हिंज अभी भी यहीं पर है, लेकिन इस पूरे सपोर्ट को ही ऊपर नीचे ले जाया जा रहा है। तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो एक्चुअली चेंज नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा L/L का कोई टर्म नहीं लिखा है। तो एक टर्म ये आ चुकी है। डेल्टा G का मतलब है कि यहाँ पे जो ये टर्म है इसमें कितना चेंज आया है। और हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ रखा है कि यदि लिफ्ट से हम सिंपल पेंडुलम को बांध देते हैं, सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट से बांध देते हैं तो टाइम पीरियड हो जाता है 2π√L/G ± a। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो G + a हो जाता है, लिफ्ट यदि नीचे जाती है तो G - a हो जाता है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन जो हमें मिल रहा है छत के लिफ्ट से बंधे होने की वजह से, तो वही आपको एक्सेलरेशन यहाँ लिखना है। सो ये आप बता सकते हैं कि कितना मैक्सिमम चेंज आ सकता है एक्सेलरेशन में, G की वैल्यू में कितना मैक्सिमम चेंज आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार जो है जब, क्योंकि SHM कर रहा है तो ऊपर भी जा रहा होगा और नीचे भी जा रहा होगा सपोर्ट, तो ऊपर जब जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और जब ये नीचे जा रहा होगा जो हमारा सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन रहा होगा a ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो एक बार एक्सेलरेशन नीचे है, एक बार एक्सेलरेशन ऊपर है, तो मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ 2a ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स a ओमेगा स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय g। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 चला जाएगा और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा a इज 10⁻⁻²। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर, 1 रेडियन पर सेकंड से इसको ऑसिलेट करवाया जाता है इस छत को, डिवाइडेड बाय इसका a स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 10⁻⁻3। सो 10⁻⁻3 विल बी द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है और एक डैम्पिंग मीडियम में वो मूव करता है और डैम्पिंग कांस्टेंट है ये। आपको बताना है कि कितने समय के बाद एनर्जी आधी रह जाएगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बेटा एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर e रेज टू द पावर -bt
डिवाइडेड बाय एम। आपको इनिशियल एनर्जी की बात करूं तो इतनी एनर्जी इनिशियल रहती है और टी टाइम पर इतनी एनर्जी हो जाती है। तो आधी कब होगी, मैं मान लेता हूं कि टी नॉट टाइम के बाद आधी हो जाती है। टी इज इक्वल टू टी नॉट, एनर्जी हो जाती है आधी ऑफ इनिशियल एनर्जी, हाफ ऑफ हाफ के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू आप सेटिस्फाई करवा दीजिए। सो हाफ ऑफ हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी नॉट डिवाइडेड बाय, हाफ से ये हाफ के स्क्वायर चला जाएगा तो आपको रिजल्ट मिलता है बेसिकली ई रेज टू द पावर बी टी नॉट डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, दोनों तरफ ln ले लेना तो आपको मिल जाएगा बी टी नॉट डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल्स टू ln2। ln2 होता है 0.693 तो आपको मिल जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू 0.693 इंटू एम डिवाइडेड बाय बी। आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एम्पलीट्यूड डैम्पिंग ग्राम पर सेकंड में दी है तो 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तुरंत प्रभाव से, मास 500 ग्राम है, आधा किलो इसे लिख सकते हैं 0.5। आपको कहा गया है कि एम्पलीट्यूड आधा कितने सेकंड में हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद रखें, एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज इज इक्वल्स टू AT इज इक्वल्स टू E नॉट ई रेज टू द पावर माइनस BT अपॉन 2m। इसमें भी वही आपको करना है कि आधा मान लिया T नॉट पर हो जाता है तो आधा इनिशियल का हो जाता है कब, माइनस BT नॉट समय पर ऐसा हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये चला गया तो आपको मिल जाता है BT नॉट डिवाइडेड बाई 2m ई रेज टू द पावर इज इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ ln ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा टाइम टी नॉट इज इक्वल्स टू ln2 और ये आपके पास मिल जाएगा ऊपर 2m डिवाइडेड बाय b। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखें, सबको एक ही तरह के सिस्टम में कन्वर्ट कर दें ऐसा यूनिट सिस्टम में और सॉल्व कर लें आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि एक मास है और उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन करवाया जा रहा है, 12 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो जाता है 2 मिनट में उसका एम्पलीट्यूड। आपको बताना है कि डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रही होगी। तो हम ये इक्वेशन जानते हैं कि एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है ए इज इक्वल्स टू होती है ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस BT अपॉन 2m। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दीजिए कि पहले 12 सेंटीमीटर था एम्पलीट्यूड, 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस BT डिवाइडेड बाई 2m था। इसके 2 मिनट के बाद, यानी कि 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, 120 सेकेंड्स के बाद, तो ये रह जाता है 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस BT प्लस 120 सेकेंड्स बाय 2m। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 12/6 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस BT बाय 2m डिवाइडेड बाय ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस BT बाय 2m एंड इंटू ई रेज टू द पावर माइनस B इंटू 120 बाय 2m। ठीक, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस है उसको सेपरेट कर लिया मैंने। सो ए नॉट से ए नॉट गया, ई रेज टू द पावर माइनस BT बाई 2m से ए रेज टू द पावर माइनस BT बाई 2m गया। ये 6 से जो है 2 टाइम्स हो चुका है तो 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 60B बाय m। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 60B बाय m, माइनस हट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, दोनों तरफ ln ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 60B डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू ln2 विच इज 0.693। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू 0.693 इंटू m डिवाइडेड बाय 60। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि ये 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है कि ये 2 SHM का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं कि दिस y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इस तरीके की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, दैट इज 5 इंटू साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 2।
इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ SHM लिखी गई है। दो SHMs का जो है ये कॉम्बिनेशन है। तो दो SHM को जोड़ने का तरीका होता है जैसे हम AC अल्टरनेटिंग करंट में फेजर्स को जोड़ा करते थे। आप क्या करेंगे, इस एम्पलीट्यूड की लेंथ के बराबर आप एक एरो बनाएंगे, ठीक। यहां पे 3 पाई t के साथ जो जुड़ा है उतने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। उसके बाद इस SHM की बात करें तो 5√3 लंबाई का एक एरो बनाएंगे और वो एरो π/2 एंगल पर होना चाहिए। ये π/2 पे नहीं है, ये इस तरीके से π/2 एंगल पर होना चाहिए। दोबारा बना देता हूं मैं, एक इस तरीके से 5 लेंथ का SHM एक एरो और एक 5√3 लेंथ का एक एरो, ये 90 डिग्री पर है एक दूसरे से। इन दोनों का वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट जो होगा आपका ए रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो ए रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड √a² + b² के बराबर होता है √5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको मिल जाएगा कितना, 25 से 75 प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 10। तो 10 सेंटीमीटर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये सही है, ये भी सही हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा सही है? आपको ये बात और याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट मोशन होता है दो SHM को जोड़ने से उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ओमेगा यदि दोनों का सेम है तो जोड़ने के बाद भी ओमेगा तीसरे मोशन का सेम रहेगा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू सेम 3 पाई के बराबर रहेगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई/3 पाई, तो आपको मिल जाएगा 2/3 सेकेंड। सो 2/3 सेकेंड विल बी योर आंसर। सो डी ऑप्शन इज फाइनली करेक्ट, ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।